अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अंडरस्टैंडिंग निकाहनामा। आज हम निकाहनामा को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मुसलमानों की शादी का एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है। तो निकाह जब होता है तो निकाहनामा तैयार होता है। तो आज हम निकाहनामा के मुख्तलिफ कॉलम्स को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स हर कपल को ये जानना ज़रूरी है, चाहे लड़का है या लड़की है। ऑफकोर्स उनकी शादी होनी है या शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि जब वो निकाह होता है तो उसके बहुत से कॉलम्स किससे रिलेट करते हैं और उनकी क्या वर्थ है, क्या अहमियत है और किस तरीके से हमें उनको जानना ज़रूरी है। देखिए, रूल 8 है और 10 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का। मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं, मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट के जो रूल्स बनाए गए, उसके तहत मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के जो रूल्स हैं उसका 8 और 10 उससे रिलेट करता है। कि आज हम देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं ऐसे निकाहनामा को। देखिए, निकाहनामा अगर ऊपर 1 नंबर अगर हम कॉलम देखते हैं, उसमें वार्ड लिखा जाता है, टाउन लिखा जाता है, थाना, तहसील, ज़िला वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर निकाह हो रहा है, जिस जगह पे निकाह सोलमनाइजेशन जिससे हो रही है, जहाँ निकाह पढ़ाया जा रहा है, निकाह किया जा रहा है, ये उस जगह की डिटेल आएगी कि कौन सा इलाका है, कौन सा टाउन है और कौन सा वार्ड है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो कॉलम होता है वो है दुल्हा के कवायफ होते हैं, यानी लड़के के जो शादी कर रहा है लड़का, उसके कवायफ दिए जाते हैं। यानी उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और जो तीसरा कॉलम वह ऑफकोर्स वो भी इसी से रिलेटेड है, 2 और 3 इसी से रिलेटेड है, यानी कि ग्रूम के बारे में, दुल्हा के बारे में, कि उसका नाम क्या है, उसकी उम्र और तारीख पैदाइश। यानी कॉलम नंबर 2 और 3 रिलेट करता है दुल्हा के हवाले से। और कॉलम नंबर 4, 5, 6 ये 3 कॉलम है, ये इंटरकनेक्टेड है। देखिए, बहुत से कॉलम इंटरकनेक्टेड होते हैं। पहला सेपरेट है, दूसरा और तीसरा एक है, यानी दुल्हा के और उसके कवायफ होते हैं। और उसके अलावा 4, 5, 6 ये इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में 3 कॉलम कनेक्टेड है। ये लड़की के बारे में बताए जाते हैं, दुल्हन के बारे में बताया जाता है कि दुल्हन का नाम और पता क्या है। 5वें में दुल्हन कुंवारी है, बेवा है या फिर डिवोर्सी है। और 6ठे में उसकी एज क्या है या तारीख पैदाइश क्या है। तो ये रिलेट कर रहे हैं 2, 4, 5, 6 ये 3 कॉलम दुल्हन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है 7वां और 8वां कॉलम आपस में कनेक्टेड है। 7वां कॉलम है दुल्हन के वकील के बारे में और 8वां है दुल्हन के वकील के तकर्रुर को, उसके गवाह के बारे में। ये कहा गया कि दुल्हन का वकील कौन होगा, जो वली होगा, जिसको हम वली कहते हैं। जो जब निकाह होता है तो दुल्हन की तरफ से एक वकील मुकर्रर किया जाता है। आमतौर पर लड़की का बाप होता है, उसका बड़ा भाई होता है, मामू हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है उस फैमिली का, जो कि एक महरम रिश्ते का होता है और वो निकाह पढ़वा रहा था। बीइंग ए वली, बीइंग ए गार्डियनशिप होता है, वो जो है वो कॉलम नंबर 7 में उसका जिक्र किया जाता है। और फिर उसके 2 गवाह होंगे जो कि कॉलम नंबर 8 से रिलेट करते हैं। इन 7 और 8 ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, दुल्हा और उसके वकील को डिफाइन करता है। अगर शादी कोर्ट मैरिज हो रही है तो याद रखिए फिर ये चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पर कोर्ट का रिलेट है कि उसने फ्री विल लिया, कौन सी कोर्ट से लिया, तो उस हवाले से आएगा। अब उसके बाद 7, 8 हो गया। उसके बाद 9वां जो है दुल्हा के वकील। अब देखें, दुल्हा के ऑफकोर्स वकील होते हैं और दुल्हा के वकील के गवाह। एक दुल्हा का वकील होगा और दुल्हा के वकील के गवाह, ये कनेक्टेड है। 9वां और 10वां ये आपस में कनेक्टेड है दुल्हा के वकील के बारे में। आमतौर पर दुल्हा के वकील की ज़रूरत नहीं होती, समटाइम लिख दिए जाते, कॉलम तो है लेकिन वो इतनी अहमियत नहीं रखता। तो खुद दुल्हा जो खुद एक वो होता है, अकेला होता है, तो उसको किसी वकील की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर उस मजलिस में मौजूद नहीं है तो ऑफ कोर्स वो फिर अपना वकील और 2 उसके गवाह जो है, जो कि 10 कॉलम में आएंगे, 9 और 10 से रिलेट करता है, उस सूरत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर उस मजलिस में दुल्हा मौजूद नहीं है तो फिर उसके गवाह और दुल्हा का वकील जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा उसको और वो साइन करेगा। अब इसी तरीके से 11 कि अगर हम बात करते हैं कॉलम नंबर 11 शादी के गवाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। शादी याद रखें बगैर विटनेस के शादी नहीं होती। 11 कॉलम रिलेट करता है शादी के विटनेस के बारे में। 2 विटनेस होना ज़रूरी है शादी के। ऑफकोर्स 2 मेल होने चाहिए, या एक अगर मेल है तो फिर 2 फीमेल होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए, या एक मेल है 1 फीमेल नहीं होगी 2 फीमेल होगी, या दोनों
मेल होंगे। तो कम से कम 2 गवाह शादी के लिए ज़रूरी है। ये रिलेट करता है कॉलम नंबर 11, ये सेपरेट है। अब कॉलम नंबर 12 की तरफ जाते हैं। 12 शादी की डेट के बारे में कि किस तारीख को ये शादी अंजाम पा रही है। और फिर आगे जब कॉलम नंबर 13 है, 14 है, 15, 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। इनको सोच समझ कर भरने की ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं तो बाद में मसले क्रिएट होते हैं, खासकर लड़की के लिए, दुल्हन के लिए। चुनाचे कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16 ये 4 कॉलम रिलेट करते हैं उसके हक महर से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जायदाद के मुतालिक, उसके हक महर के मुतालिक वो डील करते हैं। अब 13 में हक महर की रकम लिखी जाएगी कि हक महर कितना मुकर्रर किया गया, कितनी रकम होगी। 14 में ये बताया जाएगा वो जो मुकर्रर की गई थी तो उसमें से कितनी डेफर्ड है और कितनी प्रॉम्प्ट है, यानी कितनी उसने दे दी और कितनी नहीं दी, बाद में देगा। अब इसी तरह का 5वें में यह है कि उसने हक महर का अगर कुछ हिस्सा शादी के टाइम अगर उसने दे दिया है तो वो लिखा जाएगा। और इसके अलावा 16 नंबर कॉलम में ये आता है कि उसने हक महर के एवज अगर कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो उसका जिक्र कॉलम नंबर 16 में आएगा। इसी तरीके से फिर 17 नंबर भी हक महर के रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई ख़ास शर्त है तो वो लिखना ज़रूरी है, वो 17 नंबर आ गया, 17 में आएगा। अब फिर 18 कॉलम भी इंपॉर्टेंट है। 18 कॉलम रिलेट करता है डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स। अगर हस्बैंड अपनी बीवी को हक के तफवीज़ दे देता है, डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स दे देता है कि आप भी अपने आप को डिवोर्स दे सकती हैं मेरी गैर मौजूदगी में, तो चुनाचे बीवी भी अपने आप को डिवोर्स कर सकते हैं अगर हक के तफवीज़ हस्बैंड दे देता है। तो बहुत से इंपॉर्टेंट है, बहुत से कपल इसके बारे में लड़कियां नहीं जानती, तो उनको इस बारे में जानना चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे ये पावर दे दे तो हस्बैंड की तरह वो भी अपने आप को डिवोर्स कर सकती हैं, उनको कोर्ट में जाए बगैर वो ऐसा कर सकती हैं और उसको हक महर भी मिलेगा। चुनाटे इंपॉर्टेंट है हक के तफवीज़ के हवाले से, कॉलम नंबर 18। अब इसी तरह 19 है शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की अगर कोई तो बहुत सी कोर्ट्स ने इस कॉलम को इलीगल गैर शरई गैर इस्लामी करार भी दे दिया है, मगर कुछ कोर्टों ने इसके हक में भी जजमेंट दी है कि शोहर अगर तलाक देना चाहता है तो उस पर अगर कोई चीज़ लिख के देता है कि अगर मैंने तलाक दी तो मैं आपको ये पैसे दूंगा, ये आपको एल्यूमिनियम दूंगा, ये आपको सपोर्ट करूंगा, इस तरीके से अगर कोई लिखना चाहता है तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसी तरीके से अगर कॉलम नंबर 20 देखते हैं, 20 है कि अगर मेंटेनेंस के मुताबिक अगर कोई अलहदा से डॉक्यूमेंट तैयार किए गए कि हस्बैंड किस तरीके से वाइफ को मेंटेनेंस देगा, कितना देगा, क्या देगा, उससे रिलेटेड अगर अलहदा से कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो उसका यहाँ जिक्र किया जाएगा, फला फला डॉक्यूमेंट इस हिसाब से बनाया गया है। अब इसी तरीके से कॉलम नंबर 21 और 22 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। 21 है कॉलम नंबर क्या कि हस्बैंड की पहले से अगर कोई बीवी मौजूद है तो इजाज़तनामा उसने लिया, यानी अगर पहले बीवी मौजूद है तो दूसरी बीवी के लिए उसको इजाज़त लेना कानून के मुताबिक ज़रूरी हो गया। तब क्या उसने वो इजाज़त ली है, अगर ली है तो आर्बिट्रेशन काउंसिल के कौन सी तारीख को उसने, वो 22 कॉलम में लिखा है तो 21 और 22 आपस में इंटरकनेक्टेड है कि कौन सी तारीख को क्या नंबर था जिसके तहत साल से काउंसिल ने आर्बिट्रेशन काउंसिल हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाज़त दी है, तो ये वहाँ लिखा जाएगा, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड 21-22। और इसी 23 जो है उसमें निकाह जो पढ़ा रहा है तो उसका नाम पता आएगा कि कौन पढ़ा रहा है। और इसके अलावा फिर जो है 24 और 25 अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की तारीख आएगी कि निकाह किस तारीख को रजिस्टर्ड किया गया और कितनी फ़ीस दी गई। चुनांचे ये 25 कॉलम है, 1 से लेकर 25 इंपॉर्टेंट कॉलम है जो हर शहरी का, हर कपल का, हर लड़के और लड़की का शादी से पहले जानना ज़रूरी है ताकि वो अपने हिसाब से उसको मालूमात हो कि उसके क्या हकूक़ हैं, ताकि कोई उसके हकूक़ पर डाका ना डाल सके। और ज़्यादातर यही होता है, पढ़ते सही नहीं है, बस सिर्फ नाम पता लेके के उस सब कॉलम को क्रॉस कर दी जाए तो ये गैर कानूनी है। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि इस तरीके से आप राइट जो है उसका लड़की का ख़त्म कर देते हैं, बीवी का ख़त्म कर देते हैं, दुल्हन का ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हर कॉलम को प्रॉपरी तौर पर लिखा जाना चाहिए और प्रॉपर तौर पर उसका इंदराज होना चाहिए। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।